नमस्कार साथियों, आईएएस पीसीएस मेंटोर में आपका स्वागत है और मैं हूं ब्रिजेश। और आज आपके साथ मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। अब आप कहेंगे इसका डिस्कशन मैं आज क्यों कर रहा हूं? तो इसके लिए अभी आपको पता है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए अपनी सहमति को व्यक्त किया है। मतलब अब इस पे आगे काम होगा। तो बात करते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव, एक कोई नहीं है। मतलब अगर हम बात करें तो हमारी आजादी, हमको स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारा जो पहला चुनाव हुआ उसके बाद से ही हम एक राष्ट्र एक चुनाव की तरफ ही थे। एक राष्ट्र एक चुनाव कहने का तात्पर्य होता है कि हमारे यहाँ जो केंद्रीय आम चुनाव होते हैं उसी के साथ साथ राज्य में विधानसभाओं के चुनाव भी आयोजित किए जाते थे। जब हम बात करते हैं कि हमारे आजादी के मिलने के बाद पहला चुनाव होता है 1951-52 में, उसमें भी एक साथ पूरे देश में राज्यों के चुनाव और साथ ही साथ केंद्र के चुनाव भी किए गए थे। और उसके बाद बताएं तो 1952 के बाद 1957 में चुनाव हुआ, 1957 के बाद फिर 1962 में चुनाव हुआ, 1962 के बाद 1967 में चुनाव हुआ। तो यहां तक तो हमारे पास क्या था, एक राष्ट्र और एक चुनाव था। पर इसके बाद क्यों बदलाव हुआ, इसके पीछे भी थोड़ी-सी वजह देख लेते हैं। तो इसमें लॉ कमीशन की 175वीं रिपोर्ट में कहा गया कि जो हमारा टर्म होना चाहिए लोकसभा का 5 वर्ष का होना चाहिए। और इसी ड्यूरेशन में कई विधानसभाओं में हंग असेंबली हुई, त्रिशंकु विधानसभा बनी। तो इसके बाद फिर जो आज की व्यवस्था है, मतलब राज्यों के चुनाव उसके अपने टर्म के अनुसार हर 5 वर्ष में और केंद्र का चुनाव अपने टर्म के अनुसार हर 5 वर्ष में होता है। अब आगे बात करते हैं कि एक राष्ट्र और एक चुनाव का आयोजन के लिए ऐसे क्या किया गया, आगे क्या बात होती है। तो बात करते हैं एक राष्ट्र और एक चुनाव के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए हमारे महामहिम राष्ट्रपति कोविंद जी। तो कोविंद जी की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। और इस कमेटी ने बात करें तो इस कमेटी का जब गठन किया गया था 2 सितंबर 2023 को इस कमेटी का गठन किया जाता है। और वर्तमान में मार्च में इन्होंने मार्च 2000 अगर बात करें तो 14 मार्च को इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं। और इस रिपोर्ट को सबमिट करते हैं, ये रिपोर्ट 18,000 प्लस पेज की ये रिपोर्ट होती है। और इस रिपोर्ट की आगे बात करें तो इसमें प्रमुख इनके रिकमेंडेशन की बात करते हैं कि आगे बात क्या की जाती है। तो ये बहुत, जैसे हम यहाँ पे बात करें 191 191 दिनों में, 191 दिनों और एक लॉन्ग डिस्कोर्स के बाद, और इस कमेटी में कई एक्सपर्ट बनाए गए, संविधान के विशेषज्ञ लाइक सुभाष कश्यप और बहुत सारे लोगों को एक बड़ा लंबा डिस्कोर्स के बाद इस निर्णय में आए। अगर हम बात करें तो इस जो प्रमुख कमेटी थी उनके निर्णय में आते हैं कि सभी राज्य और विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराया जाए। अगर इसके निर्णय को देखते हैं तो यहाँ पे बात किया गया, इन्होंने इनकी पहली रिकमेंडेशन थी कि एक साथ चुनाव कराए जाए। और एक साथ चुनाव कराने के लिए इन्होंने बताया कि इसके 2 पार्ट में कराते हैं। एक साथ चुनाव की अगर बात करें तो 2 चरण में ये चुनाव कराते हैं। एक हो जाता है लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव। अगर बात करें यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा का एक चुनाव, ये जो पहला स्टेज होगा यहाँ पे, मतलब जो केंद्र का आम चुनाव होगा उसके साथ साथ सभी राज्यों के चुनाव कराए जाएं। ये पहला स्टेज का रिकमेंडेशन दिया गया। और दूसरे स्टेज में, मतलब अगर पहला स्टेज पूर्ण होने के बाद, मतलब पहले स्टेज का काम पूर्ण होने के बाद विद इन 100 दिन, मतलब हम एक साथ चुनाव करा लेते हैं पहली बार सभी मतलब केंद्र सरकार का जो आम चुनाव जिसे हम कहते हैं जनरल इलेक्शन, और प्लस राज्य उसके 100 दिन के अंदर ही हम स्थानीय निकाय का चुनाव कराएंगे। स्थानीय निकाय की जब बात करते हैं हम, तो स्थानीय, जैसा आपको पता होगा, पंचायती राज और शहरी नगरीय निकाय की बात करते हैं, म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो एक मतलब इसकी दिन बाद इसकी बात करते हैं। तो ये प्रमुख रिकमेंडेशन रही। और इसके बाद अगर इसके साथ साथ और कौन सा रहा, इसकी बात दूसरी रिकमेंडेशन इसमें आती है कि यहाँ पे कहा गया कि इसके लिए क्या बनाया जाना चाहिए, सिंगल वोटर लिस्ट की जरूरत पड़ेगी हमको हमको सिंगल वोटर लिस्ट बनाना होगा। तो ये बात होती है कि सभी के लिए, मतलब केंद्र चुनाव और सभी राज्यों के चुनाव और स्थानीय निकाय के लिए, सभी के लिए एक वोटर लिस्ट होनी चाहिए। और एक वोटर लिस्ट के साथ साथ ये भी कहा गया कि सभी के पास क्या होना चाहिए, वोटर सिंगल वोटर कार्ड भी होना चाहिए। सबके पास एक अलग से सिंगल वोटर कार्ड भी होना चाहिए, जिसमें सारी डिटेल मेंशन हो। ये तो रही प्रमुख रिकमेंडेशंस की बात आते हैं। अब बात आते हैं कि एक कहां तक संभव है, वन नेशन वन इलेक्शन कहां तक संभव हो पाएगा। अब इसमें प्रमुख जो आपत्तियां हैं उनकी बात करते हैं, क्या इसमें दिक्कत आने वाली है इसकी बात करते हैं।
अब जब बात करते हैं कि जो पहले चरण की बात आ जाती है, तो इसमें ने कमेटी ने ये भी बताया है कि इसके लिए कम से कम 18 प्लस संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब 18 प्लस संविधान संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। तो बात आती है जब तक पहले चरण की अगर हम बात करें, जिसमें लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराया जाना है, उसके लिए जो संविधान संशोधक बिल आएगी, उसमें ये काम पहला चरण का आसान होता है क्योंकि ये जो होगा, ये सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। इसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होगी। जबकि जब हम दूसरे चरण की बात करते हैं, इसको लागू करने के लिए हमको स्पेशल मेजॉरिटी लाना पड़ेगा। और जब हम बात करते हैं स्पेशल मेजॉरिटी की, विशेष बहुमत की, तो इसका तात्पर्य होता है कि मतलब आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। अगर हम बात करें तो अभी की डेट पे कि कम से कम 15 राज्यों का क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं कि वर्तमान में अगर देखें, तो वर्तमान में अगर 28 राज्यों में से देखते हैं तो 19 राज्यों में एनडीए गवर्नमेंट की सरकार है। एनडीए गवर्नमेंट जो कि हमारी केंद्र सरकार में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसकी सरकार हो जाती है। और यहाँ पे हमको कितना चाहिए, 15 राज्यों का ही चाहिए हमको, बात करते हैं इसको लागू करने के लिए। तो एक तो बात ये हो जाती है, पर बात आती है कि इसमें क्या सभी राज्य सहमति अपना देने के लिए तैयार है? तो यहाँ पे बहुत तरीके से क्वेश्चन उठते हैं। क्वेश्चन की जब बात आती है कि क्वेश्चन क्या उठ रहे हैं, तो इसमें बात आती है सबसे पहले कि इस कमेटी के द्वारा भी विभिन्न जो राजनीतिक दल थे उनकी बात की गई थी। मतलब कमेटी ने अलग-अलग राजनीतिक दलों से बात की थी। अगर टोटल राजनीतिक दलों की बात करें तो कमेटी ने ऐसे 62 राजनीतिक दलों से बात किया था। 62 राजनीतिक दलों के लिए ऐसे बात किया था। उसमें से 62 में अगर बात करें तो 47 लोगों ने अपनी ओपिनियन दिया था। 47 लोगों ने अपनी ओपिनियन दर्ज कराया था। और 15 लोगों ने अगर बात करें यहाँ पे, तो 15 लोगों ने, 15 राजनीतिक पार्टियां जो थी वो उन्होंने अपना कोई ओपिनियन दर्ज नहीं कराया था। अगर इसी में 47 में ही आगे हम बात करते हैं, तो 47 में 22 ऐसी पार्टियां रहीं जो इसके विरोध में, मतलब इन्होंने इसको एक्सेप्ट करने की बात नहीं की है। और यहाँ पे बात आती है जो विरोध दर्ज कराया है, उनका तर्क ये था कि जब केंद्र चुनाव और राज्य के चुनाव एक साथ होते हैं, तो राज्यों के मुद्दों को, जो राज्यों के इश्यू होते हैं, स्टेट स्पेसिफिक इश्यू को वरीयता नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे मुख्य ये था कि जो स्टेट स्पेसिफिक इश्यू हो जाते हैं, उनको वरीयता नहीं मिलती है, उनकी बात नहीं की जाती है। जो नेशनल इश्यू होते हैं, उन्हीं पे चुनाव हो जाएंगे राज्यों की, पहली बात। दूसरी कंडीशन यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पे जो केंद्रीय अगर बात करें, जो अगर केंद्रीय की बात करें या नेशनल पार्टी की बात करें, तो नेशनल पार्टी होती है उनको ज्यादा वरीयता मिलता है। अगर यहाँ पे बात करें तो वर्तमान में 6 नेशनल पार्टी हैं। 6 नेशनल पार्टी में 3 नेशनल पार्टी इसके पक्ष में है, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन में। अगर हम पक्ष की बात करें तो यहाँ पे 3 हो जाती है। एक हो जाती है भारतीय, बीएसपी हो जाती है, दूसरी हो जाती है बीजेपी हो जाती है, और तीसरी एनपीपी। ये 3 नेशनल पार्टी हैं। ये तीनों क्या है, पक्ष में बात करती हैं, इनका सहमति है। और वहीं 3 जो मुख्य विपक्षी दल जो नेशनल पार्टी है उनकी बात करते हैं, तो इन तीन में हो जाते हैं। एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो जाता है, दूसरी की बात करते हैं हम तो यहाँ पे सीपीआई एम हो जाता है, सीपीआई एम हो जाता है, और तीसरा आम आदमी पार्टी। इन्होंने अपनी इसके लिए आपत्ति दर्ज कराई है। तो एक तो बात ये हो जाती है। और इनका कहना है कि जब अगर जो क्षेत्रीय पार्टी हैं जिन्होंने अपनी अनुमति इसके विरोध में दर्ज कराई है, उनका एक तर्क है कि अगर यहाँ पे जो नेशनल पार्टी होती हैं, वो अपने, जैसे यहाँ पे कई राज्यों में देखा गया है कि डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, ऐसे वादे किए जाते हैं कि जैसे अगर केंद्र में भी हमारी पार्टियां होंगी और राज्य में ही होंगी तो हम विकास के अवसर ज्यादा प्रदान करेंगे। तो इस तरीके से जो एक साथ चुनाव होने पे जो राज्य की पार्टियां हैं उनको नुकसान होगा, उनकी चीजें नहीं होंगी, तो उसमें सहमति का एक चैलेंज आता है। और इसके साथ साथ ये जैसे ही इशू चल रहा है, तो इस समय आपने देखा होगा कि एक तरीके से विपक्षी दलों के द्वारा एक आरोप भी लगाया जा रहा है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि अगर अभी वर्तमान में हम देखें, तो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2024 की अगर हम बात करें, तो अभी रिसेंट की ही अगर हम बात करें, अभी चुनाव चल रहे हैं। जैसे हम बात करें तो अभी जम्मू एंड कश्मीर का चुनाव चल रहा है, जिसकी फर्स्ट फेज की वोटिंग हो गई, सेकंड फेज की होने वाली है। वहीं हरियाणा की बात कर रहे हैं। ये दो स्टेट में अभी वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं। अभी मंथ कौन सा चल रहा है, इस सितंबर चल रहा है। और 2 ही महीने में फिर से 2 इलेक्शंस है, फिर से 2 स्टेट के इलेक्शन है। किस किस के हैं, महाराष्ट्र और झारखंड के। यहाँ बात आती है महाराष्ट्र और झारखंड के। तो यहाँ पे
जो विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये आरोप है कि अगर वर्तमान स्थिति में चुनाव आयोग या केंद्र सरकार 4 राज्यों के चुनाव एक साथ कराने में सक्षम नहीं है, क्योंकि विपक्षी दल के द्वारा मांग थी कि एक साथ चुनाव कराया जाए। तो अगर 4 राज्यों के चुनाव आज कराने में सक्षम नहीं है, तो कैसे 28 राज्यों और जो यूटीज हैं विथ लेजिस्लेचर उनका चुनाव एक साथ करा लेगी सरकार? तो एक तरीके से ये क्वेश्चन मार्क भी उठता है। और ये बात होती है कि अगर ये होता भी है, तो ये लागू कब तक होता है? क्या ये प्रैक्टिकल में कब तक आएगा जमीनी स्तर में? क्योंकि अगर हम बात करते हैं इसी 2024 में ही, तो हमने देखा पिछली जो लोकसभा के सेशन थे, उन्होंने उसमें हमने महिला विधेयक को पास किया। महिला विधेयक मतलब महिला आरक्षण एक अब क्या हो गया कानून बन गया। उस समय भी मीडिया में भी आपने और बड़े बहुत अच्छी तरीके से बातें करते सुना होगा कि अब महिलाओं को क्या हो गया आरक्षण मिल गया। पर जमीनी स्तर पे अब कब आएगा इसका कोई पता नहीं, ना सरकार के द्वारा इसको एश्योरेंस दिया रहा कि महिला आरक्षण कब तक होगा। महिला आरक्षण लागू होने के बाद भी 4 इलेक्शन हो गए, अभी आने वाले इलेक्शन में भी इसकी कोई भी मतलब एक तरह से अनुशंसा नहीं दी गई है कि यहाँ से महिला आरक्षण लागू होगा। अगर हम बात करते हैं इसके बारे में केंद्र सरकार से जब पूछा जाता है कि महिला आरक्षण को आप प्रैक्टिकली कब लागू करने जा रहे हैं, तो उनका ये था कि सेंसस के अभी डाटा आ जाए फिर कब होंगे। तो एक तरीके से क्वेश्चन मार्क यहाँ भी उठता है कि ये तो बात तो हो गई, अनुमति तो हो गई, पर जमीनी स्तर में ये लागू कब किया जाएगा? एक तो प्रमुख ये बात हो गई। अब इसके साथ-साथ अगर देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शंस होने पे इसके फायदे क्या हैं? जो आरोप थे विपक्षी दलों के द्वारा उन्हीं के द्वारा ये हमने आपके सामने रखा। अब इसके फायदे भी हैं, अगर हम बात करें कि इसके फायदे भी हैं। और जैसे कानून तो आपको पता है कि इसके लिए हमने बताया कि समिति ने कहा गया था कि 18 प्लस संविधान संशोधन करना पड़ेगा इसमें, और इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। उसमें 15 राज्यों की विधानमंडल की अनुमति होगी। वर्तमान में बताया ही हमने कि 19 ऐसे राज्य हैं जहां पे एनडीए गवर्नमेंट शासित है, मतलब वर्तमान में जो केंद्र सरकार है उसी के सहयोगी दलों के द्वारा या उसके द्वारा ही शासन किए जा रहे हैं। तो ये प्रमुख बात होती है। अब बात करते हैं इसके साथ संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन करना पड़ेगा, और कई तरीके से की चुनौतियों का सामना है। एक चुनौतियां यहाँ पे भी है। अगर बात करें कि अभी रिसेंट जब इलेक्शन हुआ वहां पे इलेक्शन कमीशन अपने डाटा के बारे में बता रहा था, तो डाटा के बारे में जब उसने बताते हुए बताया कि रिसेंट अगर जो हमारे पास 35 लाख ईवीएम है, 35 लाख ईवीएम मशीन है अभी किसके पास, इलेक्शन कमीशन के पास है। अगर उसने कहा था कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो हमको 18 लाख प्लस और 18 लाख प्लस एटीएम प्लस ईवीएम की जरूरत होगी। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसके थ्रू आप मतदान करते हैं। तो अभी हमारे पास जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी कमी है। तो ये बातें तो हो गई जो हमारे पास चुनौतियां हैं इसको लागू करने के लिए। अब इसके हम जो इसकी विशेषताएं हैं, लाभ हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला अगर हम लाभ के बारे में बात करते हैं, तो इसमें अगर हम लाभ के बारे में बात करें, तो सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अगर हम जैसे देखते हैं, अगर लाभ के बारे में बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण इस बात पे हो जाता है कि अगर हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शन हमारे यहाँ होता है, तो वहां पे एक तरीके से पूरी मशीनरी, अगर स्कूल के टीचर्स और सब इन्वॉल्व होते हैं उसमें, तो जो डेवलपमेंटल काम होते हैं, विकासात्मक कार्य होते हैं, वो उन दिनों प्रभावित होते हैं। और साथ में जब भी क्या होता है, चुनाव होते हैं उस समय आचार संहिता लागू होती है। ये आपको पता ही होगा, आचार संहिता लागू होती है। अब इस आचार संहिता लागू होने के वजह से कोई भी नए या डेवलपमेंटल कार्य नहीं हो सकते हैं। ये प्रमुख चुनौतियां हैं। तो हर एक जगह आचार संहिता लागू हो रहती है आए दिनों में, और सरकार और प्रशासनिक अधिकारी चुनाव में व्यस्त रहते हैं। एक तो प्रमुख बात ये हो गई। दूसरी बात अगर बात करें यहाँ पे, तो जो इंपॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है चुनावी खर्चे, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ पे सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, एक क्या है, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज एक एजेंसी है जिसने अपना रिपोर्ट छापा। उसने बताया कि अगर हम बात करें 1952 को, 1952 जब हमारा पहला इलेक्शन हुआ था, उस इलेक्शन में पहला इलेक्शन हमारा 68 फेज में हुआ था। उस समय की हम बात करते हैं, 60 में हुआ था, और टोटल जो खर्च आया 5 लाख था, 10.5 10 सॉरी 10.5 करोड़ खर्च था, टोटल की बात करते हैं। और अगर हम जब 2019 की बात करते हैं, 2019 में टोटल इलेक्शन खर्च की बात करते हैं यही हम, तो दो महज केवल 2019 में ही जो इलेक्शन खर्च होता है, वह हो जाता है कितना, 50,000 करोड़ हो जाता है। कितना हो जाता है, 50,000 करोड़ हो जाता है। 50,000 करोड़ हो जाता है। वहीं अगर 2024 की बात करें, 2024 में तो जो टोटल खर्च होता है वो एक
1,35,000 करोड़, 1,35,000 करोड़ का खर्च होता है, 1,35,000 करोड़ का खर्च होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन रेट से भी ज्यादा रेट से दर से क्या हो रहा है, चुनावी खर्चे बढ़ रहे हैं। अगर एक राष्ट्र और एक इलेक्शन होता है, मतलब एक चुनाव होता है, तो इसमें बहुत सारी जो इलेक्शंस के खर्चे हैं उसको हम बचा पाएंगे। और एक प्रमुख एक इसमें एक इशू और बच गया जिसको हमको डिस्कस करना है। हाँ, एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि अगर जैसे हम देखते हैं कि एक साथ तो चुनाव हो गए। अब एक साथ चुनाव होने के बाद जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों में, मतलब 28 राज्यों या कि जो यूटी विथ लेजिस्लेचर हैं, जो संघ राज्य क्षेत्र जिनके पास विधानसभा है, सबको, जो भी पार्टियां हों उनको पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। जरूरी तो नहीं तो सबके पास पूर्ण बहुमत हो। अब ऐसे दशा में अगर वहां पे हंग असेंबली होती, हंग असेंबली मतलब त्रिशंकु विधानसभा या कि त्रिशंकु सदन होता है, ऐसी स्थिति को कहते हैं त्रिशंकु, जहां पे किसी भी पार्टी को क्या नहीं होता, फुल मेजोरिटी नहीं होती है। उस केस में आगे क्या होगा, ये महत्वपूर्ण चुनौती थी कि अगर उस केस में क्या होगा। तो वहां का सलूशन ये बताया गया है कि अगर हंग असेंबली होती है, मतलब त्रिशंकु विधानसभा, या कि कहीं पे ऐसी सरकार चल रही है जहां उसको क्या होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ता है, किसी विपक्षी दल के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हो जाता है, तो उस दशा में एक राष्ट्र एक चुनाव कैसे संभव हो पाएगा। तो इसकी चुनौती के लिए जो हाई लेवल कमेटी है, तो उसका रिकमेंडेशन ये था कि ये ऐसी अगर दशा आती है तो इस दशा में जो रिमाइंडर पीरियड होगी, अगर सपोज करें कि 2024 में इलेक्शन होता है, 2024 में अभी इलेक्शन हो रहा है, अब बात करें 2027 में, अगर हम बात करें 2026 या कि 27 में, 2026 में अगर हम बात करें, जैसे कोई भी स्टेट, उत्तर प्रदेश को हम ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश में 2024 में एग्जाम्पल के रूप में चुनाव होता है, 2026 में क्या हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हो जाता है कि यह असेंबली नहीं चल पाती है। तो अब क्या होगा आगे, क्योंकि अब 2024 के बाद नेक्स्ट इलेक्शन कब होगा, 2029 में होगा। तो इस दशा में कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया है कि जो बचे हुए पीरियड होंगे उनके लिए चुनाव होगा। मतलब यहाँ पे चुनाव तो होगा ही, क्योंकि अब आगे तो ये त्रिशंकु विधानसभा है, अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त हो गया अगर इन कंडीशन, तो अब 2026 से 2030 का मतलब यहाँ पे लगभग जो 3 ईयर जितनी पीरियड बचेगी, 5 साल में जितनी पीरियड बची रहेगी उतने के लिए चुनाव होगा। तो ये इसका सोल्यूशन दिया गया है। इस तरीके से इस टॉपिक को हमने एक डिटेल्स में दिया, और इस जो इश्यूज है उसमें आपकी क्या राय है, आप अपनी भी राय कमेंट के माध्यम से प्रकट करिए, हम आपकी राय जानने के लिए उत्सुक हैं। इस सेशन के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।